कहीं पर भी ऑफलाइन नहीं गए पढ़ने? मैं कहीं नहीं गया सर ऑफलाइन। तो लेकिन लोग तो बोलते हैं कि ऑनलाइन ही सीखी जा सकती। नहीं सर, ऑनलाइन सीखी जा सकती है अगर आपके अंदर वो जुनून है सर। सबसे बड़ा जो चैलेंज बच्चों के सामने आता है वो शॉर्ट हैंड को लेके आता है। रिटर्न तो चूंकि बच्चा कक्षा 1 से ही पढ़ता है, सबसे ज़्यादा जो चैलेंज आता है वो शॉर्ट हैंड को लेके आता है। अब जाता शब्द भी एक जैसा ही लिखा जाता है, जाते भी एक तरह से ही लिखा जाता है, तो उसमें जो सेंस आगे पीछे लगता है उसके लिए आपने क्या किया? अच्छा, कभी ऐसा फील हुआ कि बस अब मुझसे नहीं हो रहा, छोड़ देता हूँ? अधिकतर बच्चे यहीं आके परेशान हो जाते हैं। तो उन्होंने देखा इसमें सिलेबस क्या आएगा, तो वो देखते हैं हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, मैथ आएगी, इसको तो मैं कर ही लूँगा। जहाँ शॉर्ट हैंड का नाम आया तो बच्चा यार ये कैसे सीखी जाएगी। तो बच्चों, आज हमारे साथ है यूपीएसआई स्टेनो रैंक 3। इनका नाम है आमिर और आज हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया और सिर्फ क्रैक नहीं किया, रैंक 3 का जो पद हासिल किया है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका रैंक 3 आया है जो शायद बहुत सारे बच्चों का एक सपना जैसा ही होता है। तो शुरुआत करते हैं आपसे। बताइए अपने बारे में कुछ, कैसी रही आपकी तैयारी? शुरू से आपका क्या सफ़र रहा? मैंने स्टेनो जो सीखी है वो जो एपीएस का पद आता है यूपीपीसीएस के थ्रू, जिसको एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी कहते हैं, उसके लिए सीखी थी। और ये मैंने सीखी थी 2023-24 से स्टार्ट किया था। तो मैंने इसे ऑनलाइन ही सीखा था। मैंने प्रेफर नहीं किया ऑफलाइन जाना कहीं। मैंने ऑनलाइन ही सीखा, यूट्यूब पर वीडियोस देखे और भी चीज़ें बुक्स वगैरह से मैंने किया है। तो मैंने स्टेनो एपीएस के लिए सीखा था, लेकिन फिर मैंने ये वैकेंसी भी आई थी यूपी पुलिस एसआई स्टेनो की 2023 दिसंबर 2023 में। जी। तो मैंने इसका फॉर्म भी अप्लाई कर दिया था, बट काफ़ी लेट इसका एग्ज़ाम हुआ है, ये नवंबर 2025 में। तब तक मेरी स्टेनो काफ़ी अच्छी हो चुकी थी, मुझे काफ़ी टाइम मिल गया था इसमें। तो मेरा रिटन काफ़ी अच्छा था। मैं आरओ पीसीएस वगैरह की तैयारी करता हूँ, तो मेरा रिटन काफ़ी अच्छा था। तो मुझे रिटन में कोई भी दिक्कत नहीं थी। मुझे जो दिक्कत आ रही थी वो स्टेनो में ही आ रही थी। जी। तो स्टेनो में सर के क्लास भी लिए मैंने, जो एसआई स्टेनो इस सर क्लास ले रहे थे यूट्यूब पर, वो मैंने क्लास लिए। उसको मैंने बाकायदा कीबोर्ड पे टाइप किया पूरा टाइम टाइम रहते हुए। तो इस तरह में तो जब पहले रिटन एग्ज़ाम होता है और रिटन के बाद स्किल टेस्ट होता है, तो रिटन एग्ज़ाम के लिए कितने घंटे पढ़ रहे थे और शॉर्ट हैंड के लिए यानी कि स्किल टेस्ट के लिए कितने घंटे पढ़ाई चल रही थी? रिटन एग्ज़ाम के लिए तो मैं जनरली 8 से 10 घंटा पढ़ता हूँ, 8 से 10 घंटा। जी। और जो स्टेनो एग्ज़ाम है उसके लिए मैंने इनिशियली जब पेपर नहीं था तब मैं 1 आवर इसको देता था, और जब पेपर हो गया उसके बाद फिर मैंने इसको काफ़ी प्रैक्टिस की है स्टेनो की। 5 से 6 आवर लगभग इसकी स्टेनो की तैयारी की। तो शॉर्ट हैंड में, स्टेनो में सबसे बड़ा जो सपोर्ट सिस्टम रहा वो कौन रहा? सपोर्ट सिस्टम ऑनलाइन ही रहा मेरे लिए, और तो आप कह सकते हैं कि सर की क्लासेस ली मैंने, और भी प्रीवियस ईयर की सर के जो डिक्टेशन यूट्यूब पर हैं वो भी मैंने किए हैं, और काफ़ी हेल्प मिली सर के जो क्लासेस हैं। शॉर्ट हैंड आपने शुरू में जब सीखी तो कहाँ से सीखी? मैंने सर ऑनलाइन ही सीखी, मैं किसी इंस्टीट्यूट पे नहीं गया। कहीं पर भी ऑफलाइन नहीं गए पढ़ने? मैं कहीं नहीं गया सर ऑफलाइन। तो लेकिन लोग तो बोलते हैं कि ऑनलाइन ही सीखी जा सकती, इस पे क्या कहोगे? नहीं सर, ऑनलाइन सीखी जा सकती है अगर आपके अंदर वो जुनून है सर, कि आप सीखना चाहते हो, आप पोस्ट के प्रति आपके जुनून है सर, तो आप सीख सकते हो। और ऑफ़लाइन में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन ऑनलाइन में आप वीडियोज़ पड़ी हुई हैं वहाँ, आप एक दिन में 12-15 वीडियो, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उतनी वीडियो देख सकते हो आप। ठीक, ठीक। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा आपकी जर्नी में? मैम, चैलेंज तो स्टेनो में इनिशियली फ़ेज़ में आता है, सबको आता है। इनिशियली में ये लगता है कि जब डिक्टेशन लिखना स्टार्ट करते हैं तो लगता है कि कैसे इस शब्द को उठाएँ, कैसे बनाएँ इसको? ऐसा लगता है कभी छोड़ दें इसको, बनेगा नहीं। बट धीरे-धीरे प्रैक्टिस से जितनी आप नकल करेंगे, उसको नकल करके लिखेंगे उसको आप, जितने शब्द याद हो जाएँगे आपको, आपके माइंड में अपने आप हाथ उठेगा। तो वो चीज़ जब आ जाती है, फिर आप सोचते हैं कि अब पीछे नहीं हटना है, अब तो करके ही रहना है। अच्छा, मैं इसमें अगर शॉर्ट हैंड के बारे में आपसे पूछूँ, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज बच्चों के सामने आता है, वो शॉर्ट हैंड को लेके आता है। रिटन तो चूँकि बच्चा कक्षा 1 से ही पढ़ता है,
हिंदी भी शुरू से पढ़ता है, इंग्लिश भी शुरू से पढ़ता है, जीके भी शुरू से पढ़ता है, रीजनिंग भी, वो सब चीज़ हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो चैलेंज आता है वो शॉर्ट हैंड को लेके आता है, इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा बात आपसे शॉर्ट हैंड पे करूँगा। तो शॉर्ट हैंड में मैं आपसे ये बात करूँगा, जब आपने ऑनलाइन शुरू की थी, तो उसके बाद जब 14 या 15 अभ्यास जब हमारी आ जाती है, तो वहाँ से शब्द चिन्ह स्टार्ट हो जाते हैं, है ना? तो मैं जानना चाहता हूँ शब्द चिन्हों को आपने कैसे याद किया? सबसे ज़्यादा बच्चे ये कहते हैं सर शब्द चिन्ह याद नहीं हो रहे, उस पे क्या रहा? सर शब्द चिन्ह को बार-बार लिख कर प्रैक्टिस करना है उसको, और जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना है आपको बार-बार। डेली करना है सर ये आपको, जब तक आपको वो कंठस्थ नहीं हो जाते हैं। ये डेली आपको करना है। या ऐसे भी हो सकता है जैसे आज शब्द चिन्ह याद किए, अगले दिन को हम भूल जाते हैं। बच्चे अक्सर पूछते हैं मुझसे, हाँ, भूल जाता हूँ। मैं भी भूल जाता था सर, अच्छा। मैं भी भूलता था। लेकिन उसको जब रिवाइज़ करते हैं फिर याद हो जाता है। वो नेक्स्ट डे फिर नहीं भूलते हैं फिर। ये चीज़ तो है। चलो शब्द चिन्ह याद हो गए, तो शब्द चिन्ह का चूँकि बहुत बड़ा एक मैटर रहता है कि शब्द चिन्ह अगर हमारे शुरू से याद होते, सर्वनाम की बात आती है ना, सर्वनाम अगर हमारे याद होते किसी भी डिक्टेशन में, या ये कहिए किसी भी सेंटेंस में या वाक्य में, सर्वनाम आते ही आते हैं। तो जिन बच्चों को सर्वनाम बहुत अच्छे से याद होते हैं, सर्वनाम या सब चिन्ह याद होते हैं, तो डिक्टेशन लिखते समय उन्हें बड़ी आसानी होती है, क्योंकि 400 शब्दों में से लगभग 40% सर्वनाम ही होते हैं, है ना? तो मैं अब आपसे ये पूछूंगा कि जो किताब आती है, बुक, ऋषि प्रणाली वाली, ऋषि प्रणाली में सीखी है आपने, मुझसे सीखी है, तो ऋषि प्रणाली में कितनी अभ्यासें आपने पढ़ी थी उसमें? हालांकि मैंने तो उसमें 40 से 45 अभ्यासें पढ़ाई थी। हाँ, लगभग उतनी ही मैंने पढ़ी हैं। जितनी आपने पढ़ाई हैं उतनी ही मैंने पढ़ी हैं। उतनी पढ़ी। अच्छा, बच्चे बोलते हैं कि साहब ऑनलाइन पढ़ रहे हो आप, तो मैं उसको कैसे पढूँ और उसको मैं कैसे याद करूँ? तो उसको लिख-लिख के आपने याद कर लिया, ये ठीक है। अब मैं पूछता हूँ आपसे, डिक्टेशन के लिए आपने कैसे करना शुरू किया? क्योंकि डिक्टेशन में सबसे ज़्यादा परेशानी वहाँ बच्चे को आती है, जब उसने डिक्टेशन लिखी और लिखने के बाद फिर वो उसको पढ़ नहीं पाता। क्योंकि एक ही शब्द को कई तरह से लिखा जा सकता है, और ऐसा भी है कि कई सारे शब्द एक ही तरह से लिखे जाते हैं, तो उसमें जो सेंस लगाना पड़ता है हमें, कहीं पर की आ रहा है, कहीं पर को आ रहा है, कहीं पर जाता आ रहा है। अब जाता शब्द भी एक जैसा ही लिखा जाता है, जाते भी एक तरह से लिखा जाता है, और जाति भी एक तरह से लिखा जाता है। तो उसमें जो सेंस आगे पीछे लगता है, उसके लिए आपने क्या किया? उसके लिए जैसे सेंस लगाना पड़ेगा उसमें तो सर आपको। सेंटेंस आपको जब हम पढ़ रहे हैं, सेंटेंस में वाक्य जो पूरा बन रहा है उसको देखना ही पड़ेगा। अब जाता ही वैसे ही लिखा जाता है, जात भी वैसे ही लिखा जाएगा, तो आपको सेंटेंस में, और आप मात्रा लगा नहीं सकते हो इतनी जल्दी, क्योंकि 90 की स्पीड में, तो इतना मात्रा आपको लगा ही नहीं सकते हो उसमें आप। तो आपको सेंटेंस से उठाना पड़ेगा ये चीज़ तो डिक्टेशन जब हमने लिखी, जैसे शुरू में कोई बच्चा डिक्टेशन लिख रहा है, पहली डिक्टेशन उसने लिखी, तो डिक्टेशन तो लिख ली, लेकिन डिक्टेशन अब उससे पढ़ी नहीं जाती, जो उनने शॉर्ट हैंड लिखी है, उसके लिए क्या करा जाए? शुरू में इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। शुरू में इनिशियल फेज़ में इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि सारे वर्ड मैं पढ़ ही लूँगा। हाँ, बहुत दिक्कत आएगी। स्टार्टिंग में आपको पढ़ने में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी। पहले, सबसे पहले आप नकल जो किया, नकल वाली जो डिक्टेशन है वो सबसे पहले कीजिए आप। जितनी ज़्यादा कर सकते हैं आप, उतनी ज़्यादा कीजिए आप। जैसे नकल हमने कर लिया, आपका कहने का मतलब है नकल की है मैंने, नकल करने के बाद उसको पढ़ना कितनी बार चाहिए? 1 बार, 2 बार या 3 बार? जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते उसमें। एक-एक शब्द को ना पढ़ लें। हाँ। जैसे हमने कोई डिक्टेशन लिखी है, उसमें कोई शब्द अगर हमारा छूट गया है, तो उसको हम गोल कर लें और उसको मैंने देखें। सर एक नोटबुक बना रखी थी, जिसमें भी टफ वर्ड थे, तो मैंने 1000 2000 ऐसे वर्ड लिख रखे हैं उसमें, और मैं इसको उसकी भी डेली प्रैक्टिस करता था कि ये इस टाइप के पारंपरिक, मतलब इस टाइप के वर्ड, ये तो चलो छोटा है। अच्छा, जिन शब्दों में, आपका कहने का मतलब है जिन शब्दों में आपको परेशानी आ गई, डिक्टेशन लिखी या नकल की, जो शब्द आपसे नहीं उठे या जिनमें दिक्कत आई, उनकी आपने एक कॉपी बना के रख ली। फिर उस कॉपी का क्या किया? उसका रोज़ मैं प्रैक्टिस करता था, टफ वर्ड्स का। सर्वनाम और ये सारी चीज़ें तो आ ही जाती हैं, अपने ज़हन में बन जाती हैं वो, लेकिन जब वो टफ वर्ड आते हैं वहाँ अटक जाते हैं, तो उसकी मैंने अलग से फिर बाद में प्रैक्टिस की है। अच्छा, ऐसे भी हो जाता है डिक्टेशन लिखते समय, जब हम डिक्टेशन लिख रहे हैं, तो कभी-कभी डिक्टेशन लिखते समय हम कितने भी परफेक्ट हो जाएँ, डिक्टेशन में कोई एक नया शब्द ऐसा आ जाता है, जिसकी वजह से आगे के शब्द छूटने शुरू हो जाते हैं। उसके लिए क्या कहोगे? सर अभी जो एसआई स्टेनो में एक शब्द आया था डस्टबिन, तो मैंने क्या किया था, बस डी और यू बना दिया था उसके लिए, और फिर मैं आगे बढ़ गया। वो मेरे माइंड में था, बैक बैक इन द माइंड में, कि हाँ ये डस्टबिन है, तो मैंने इस टाइप से उसको लिखा। तो आपको घबराना नहीं है, आप कुछ भी एक अपना अक्षर बना दीजिए, या कुछ एक ऐसा जो आप याद रख सकें उस चीज़ को बना दीजिए। तो हाँ, वैसे भी डिक्टेशन में एक चीज़ होती है कि कोई अगर भारी शब्द आ गया है डिक्टेशन में, तो वो अक्सर हमें याद रहता है, हाँ, याद कि ये रहता है शब्द ये था। जैसे ही डिक्टेशन समाप्त हुई, हम उसको नोट कर लेते हैं कि ये शब्द इसमें हाँ, आया था। लेकिन एक ऐसा वर्ड बना दीजिए ताकि वो
पता चल जाए कि वहाँ यहाँ ये वर्ड हाँ है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कभी ऐसा फ़ील हुआ कि बस अब मुझसे नहीं हो रहा, छोड़ देता हूँ? मतलब एकदम बिल्कुल हार मानने वाली सिचुएशन, और अगर आई तो उसमें आपने क्या किया? मैंने धैर्य बना के रखा उस फ़ेज़ में। ये ज़्यादातर आता है जब आप नकल से आप उठ के अनसीन पैसेज में आते हो आप। जब नकल वाले आप छोड़ के अनसीन पैसेज में आते हो, फिर आपकी असली परफ़ॉर्मेंस वहाँ टेस्ट होती है कि आप अब कैसा लिख रहे हो? अब आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो? तो वो फ़ेज़ था, उसमें सर की जो वीडियोज़ हैं, जो सर ने स्टार्ट किए थे एपीएस के टाइम पर, तो वहीं से मेरा आत्मविश्वास जगा है। सर ने जो वीडियोज़ डेली लेते थे सर, और काफ़ी काफ़ी लोग जुड़े थे उससे। मैं भी एपीएस वाला जो बैच मैंने चलाया था घर से, आरडब्ल्यू से तो अब जुड़ा, कि उसमें मैंने उत्तर प्रदेश अपर निजी सचिव के लिए जो बैच चलाया था, उसमें मेरे पास लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद इतने बच्चे जुड़े हुए थे, बहुत सारे थे। लेकिन अफ़सोस कि अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं आया है, जल्दी उसका रिज़ल्ट आएगा और उसकी भी शुभकामनाएँ हम आपको देंगे। ऐसी मैं तो सोचता हूँ कि देंगे पक्का। उसमें सर लोग इतने ज़्यादा परफेक्ट थे एपीएस वाले बैच में कि इतनी जल्दी पढ़ते थे वो, और मेरा क्या था 4 या 5 मंथ का था, मैं लिख लेता था लेकिन इतनी जल्दी मुझसे नहीं पढ़ा जाता था। और वहाँ जो आप पढ़वाते थे कि डिक्टेशन पढ़ो, और वो इतनी फ्लो में पढ़ते थे कि मेरा थोड़ा-सा आत्मविश्वास लो होता था, लेकिन मैं ये सोचता था 1 घंटा है मेरे पास, उनके पास भी 1 घंटा है, मेरे पास भी 1 घंटा है, उसी में उनको बनाना है, उसी में मुझको बनाना है। तो इस वजह से मैंने अपना धैर्य नहीं खोया, और मेरे एपीएस में केवल 4 वर्ड नहीं उठे हैं, बाकी पूरी मैं डिक्टेशन वहाँ भी टाइप करके आया हूँ। इस टाइप अब जब बात टाइपिंग की आती है, तो टाइपिंग में स्पीड कैसे मेंटेन करी? टाइपिंग की डेली आप मेंटेन कीजिए, टाइपिंग की स्पीड डेली करना पड़ेगा आपको। कुछ नहीं तो 1 एंड हाफ आवर आप टाइपिंग में दीजिए। हाँ, चूँकि इसमें यूपीएसआई वाले में टाइप भी अपने में चैलेंजिंग मानी जाती है, क्योंकि 15-15 मिनट की दोनों टाइप आती है, हिंदी की भी मैं और अंग्रेजी की। मैं बताऊँ सर, मेरा तो कुर्तीदेव था। मैं जो जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग देकर आया था, ये नवंबर में हुई थी, और मेरा कुर्तीदेव फ़ॉन्ट था। तो फिर मैंने सोचा क्या करें अब इसमें, कैसे होगा मंगल फ़ॉन्ट? उसमें तो कुर्तीदेव आपको मिल जाता है, लेकिन इसमें जब पुलिस में आ रहे हैं तो यहाँ कुर्तीदेव मिलता ही नहीं, केवल एक ही यहाँ तो फ़ॉन्ट मंगली फ़ॉन्ट मिलता केवल है। एक ही फ़ॉन्ट है। तो फिर मैंने पूरे दिन मंगल फ़ॉन्ट का टाइपिंग की प्रैक्टिस की मैंने। तो फिर मैंने 15-20 दिन में लगभग टाइपिंग कर ली थी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे तो कहते हैं 2-2 महीने लग जाते हैं टाइपिंग में, आपने नहीं 15 दिन में कर लिया? नहीं सर, मैंने इसको 15 दिन में टाइपिंग चेंज करना सर दिक्कत है। आप नए से सीख रहे हो तो आपका थोड़ा तब भी जल्दी सीख जाओगे, लेकिन चेंज में काफ़ी प्रॉब्लम। हाँ, हाथ उधर को ही भागता है, क्योंकि मैं भी शुरू-शुरू में जब यूपीपीसीएल और हम एग्ज़ाम देते थे उस समय, तो कुर्तीदेव पे ही आता था। और ये जब उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आनी शुरू हुई 2013-14 में, तो उस समय से मंगल राज्य सरकार में आया, नहीं तो उससे पहले तो एसएससी में ही चलता था। लेकिन मैं जहाँ तक समझा हूँ कि जो मंगल में इनस्क्रिप्ट वाला फ़ॉन्ट है, वो बिल्कुल सीधा है, सिंपल है। मतलब कै जिस की पे आ रहा है, उसी को शिफ्ट के साथ दबाओ, खा आ जाएगा। हाँ, गा के साथ घा आ जाएगा, हाँ। दै के साथ धै आ जाएगा, बहुत सिंपल है। उसको याद करना हाँ। ईज़ी है। हाँ, आज इसी ईजी वहाँ इसलिए भी है क्योंकि आप जैसे पढ़ रहे हो, वैसे ही आप शब्द को लिख रहे हो। जबकि कुर्तीदेव में अगर छोटी ई की मात्रा लगानी है, तो वो पहले लगानी पड़ेगी, उसके बाद आप कै लिखोगे। लेकिन मंगल में ऐसा नहीं है, आप जैसे पढ़ रहे हो, वैसे ही शब्द को लिखना होता है, तो बहुत ईज़ी होता है मंगल। मैं तो बच्चों से भी बोलता हूँ कि आप मंगल पे ही टाइप करो। जैसे जूनियर असिस्टेंट के 15 दिन बाद ही स्टोर कीपर जो यूपी ट्रिपल एससी से है, उसमें जूनियर असिस्टेंट में मैंने कुर्तीदेव से किया है, और स्टोर कीपर में जो दोनों में क्वालिफाई हुआ हूँ, स्टोर कीपर में मैंने मंगल पे किया है। तो 15 दिन के अंदर फिर मैंने चेंज कर लिया था अपना फ़ोन। हो जाता है, आराम से हो जाता है। वो तो मतलब वही बात है जो आपने कही कि आपके अंदर अगर जुनून सवार है, तो आप किसी भी काम को कर ले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस साल है ना? यूपीएसआई की जो वैकेंसी थी, उसमें लगभग 268 वैकेंसीज़ थी हमारी, और बहुत बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। और ऐसा मुझे नहीं लगता है कि सभी लोग ये चाहते हैं कि बस एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाए। रैंक 3 लाना अपने आप में एक बड़ी बात है। ऐसा सोचा था कि रैंक 3 आ जाएगी? नहीं, मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि रैंक 3 लाना है इसमें। तो ऐसा अलग क्या किया कि रैंक 3 तक आप पहुँच गए? अलग मैम कुछ नहीं किया है, जो रेगुलर पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। इसका एग्ज़ाम तो पता ही नहीं था कब होगा, क्योंकि डेट भी नहीं आई थी, काफ़ी
टाइम हो गया था। बाकी आरओ की तैयारी की थी मैंने, और भी काफ़ी एग्ज़ाम की तैयारी की थी। तो उसी के बेसिस पे मेरा जो रिटन एग्ज़ाम है वो निकल गया था। फिर मैंने स्टेनो की तैयारी के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत की थी। एक चीज़ आती है बहुत बार जब हमने डिक्टेशन लिख ली, क्योंकि मैं डिक्टेशन पे इसलिए ज़्यादा बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि अधिकतर बच्चे यहीं आके परेशान हो जाते हैं कि वो जैसे 12th आप उन्होंने किया या कोई भी फॉर्म आया तो उन्होंने देखा इसमें सिलेबस क्या आएगा, तो वो देखते हैं हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, मैथ आएगी, इसको तो मैं कर ही लूँगा। जहाँ शॉर्ट हैंड का नाम आया तो बच्चा यार ये कैसे सीखी जाएगी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे शुरू-शुरू में ये भी सोच लेते हैं कि मैं शॉर्ट हैंड को सीख लूँगा, जुनून चढ़ता है उन पे। जैसे ही शब्द चिन्हों पे आए, वो टेंशन खत्म हो गई। जैसे ही डिक्टेशन पे आए, अब डिक्टेशन लिख ली उन्होंने, शब्द कुछ और था, उठा कुछ और लिया। बाद में पता चला 400 शब्दों में से उनकी गलती आ गई 150 या 200 गलतियाँ आ गई। अब समझो कि आपकी इतनी गलतियाँ आ गई, अब आप क्या करोगे उसमें? जो गलतियाँ मेरी इतनी सारी आई, उनको क्या करना है? सर मैंने आपको बताया कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। अगर जो भी डिक्टेशन आपको नहीं आ रही है, शब्द नहीं उठ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। वो आपके जो शब्द हैं वो ज़हन में आ जाएँगे, आपके हाथ में आ जाएँगे आपके। फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा उसके लिए कि ये कैसे लिखें, अपने आप हाथ चलेगा वहाँ। तो ये होना चाहिए, इतनी स्पीड होनी चाहिए सर। जो नए शब्द आए, मतलब आपका कहने का ये है कि जो जैसे आप मुझसे बता भी रहे थे बाहर, जब मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था कि सर जो भारी-भारी शब्द मेरी डिक्टेशन में आते थे उनकी मैंने कॉपी बना रखी थी, हाँ। है ना? आपने बताया कि मैंने उनकी कॉपियाँ बना रखी थी और जब एग्ज़ाम टाइम आया तो मैंने उन्हीं रिवाइज़ सारे शब्दों को रिवाइज़ किया, है ना? तो डिक्टेशन की जो तुम्हारा टेस्ट था, पहली शिफ्ट में था कि दूसरे? पहली शिफ्ट में था। पहली शिफ्ट वाली कौन-सी डिक्टेशन थी? प्रदूषण पे आई थी। प्रदूषण वाली पर्यावरण डिक्टेशन थी। प्रदूषण पे डिक्टेशन। पर्यावरण प्रदूषण वाली। ठीक, बहुत बढ़िया। और पर्यावरण प्रदूषण वाली जो आप डिक्टेशन बता रहे थे, कौन से नंबर की डिक्टेशन बताई थी आपने मुझे? 20 21 था 21 आई थिंक ये। 21 नंबर वाली डिक्टेशन आपने थी। जो डिक्टेशन बोली थी यूट्यूब पर वो 21st आई थिंक। मतलब 21 थी। एग्जैक्ट जो सर ने हाँ हाँ। एग्जैक्ट सारे डिक्टेशन सारे शब्द 21। लगभग वही थे। हाँ, एक शब्द नया था उसमें, वो डस्टबिन। डस्टबिन एक हाँ, नया शब्द था और वो दिल्ली प्रदूषण पे मैंने डिक्टेशन हाँ बोली थी। हाँ, और दूसरी वाली डिक्टेशन थी गरीबी उन्मूलन पे। वो डिक्टेशन भी शायद मुझे ध्यान आ रहा है कि 2 बार मैंने कराई है, गरीबी उन्मूलन और साहित्यिक से संबंधित डिक्टेशन थी। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ सर कि वही पेपर फंसा डिक्टेशन आई। देते हैं इसका हाँ, मतलब हो आप। जाता है डिक्टेशन, ये तो लंबा एक्सपीरियंस होता है हम्म, कि आपको जब बहुत साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो हो ही जाता है। और सही ये एक्सपीरियंस मुझे सबसे ज़्यादा मिला मेरे जोधपुर से। जब मैंने इसमें टीचिंग की मतलब प्रैक्टिस की, तो वहाँ से मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि जिन टीचर से मैं पढ़ा, वो राजस्थान में जितने भी एग्जाम्स होते हैं स्टेनोग्राफर के, वो सारे एग्जाम अब तक लेने जाते हैं। आई मीन अगर मैं सच कहूँ तो एसएससी तक के डिक्टेशन में उनकी वॉइस आती है, अगर हकीकत में बताऊँ तो। उनके साथ 1 साल रहना और उन्होंने जो हमें शिक्षा दी कि ये चीज़ ऐसे करनी है, हालाँकि पढ़ाता तो मैं पहले से था, लेकिन ये है कि जब सीनियर हमसे मिलते हैं तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को सीखने मिलता को है। तो मिलता बहुत कुछ उनसे मुझे सीखने को मिला और अब भी कभी उनसे बात होती है तो बड़ा शाबाशी देते हैं कि बेटा तू बहुत ऊपर गया और भी ऊपर जाएगा। शायद भगवान करे उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। और तो मैं इसमें एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बच्चों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कॉमन ये होता है आमिर जी, कि शॉर्ट हैंड को कितने दिन में सीखा जा सकता है? सर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ये आपके ऊपर है कि आप कितने दिन में सीख सकते हैं। आप 5 महीने में भी सीख सकते हैं, आप 6 महीने में भी सीख सकते हैं, साल भर में भी सीख सकते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना टाइम देंगे इसको, आपके अंदर जुनून कितना है सीखने का, वही मैटर करता है इसमें। स्टार्टिंग में आपको ये बोरिंग लग सकती है, लेकिन धीरे-धीरे आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आपको इसमें मज़ा आएगा। ये तो है। मज़ा तो आने लगता है जब हम डिक्टेशन लिखने लगते हैं ना, और उस डिक्टेशन को लिख कर के जब हम पढ़ना शुरू कर तो दें। वो जो सैटिस्फैक्शन मिलती है ना सर, वो अच्छी बहुत होती है, अच्छी बहुत अच्छी होती है। जो लिख कर जो पढ़ लेते हैं पूरा, फिर जो सैटिस्फैक्शन मिलती है, वो काफ़ी अच्छी होती है। बहुत बहुत अच्छी होती है। बस दिक्कत वहीं जाके आती है जब कोई नया शब्द आ गया और हमसे नहीं लिखा गया और हम परेशान हो गए। इसके लिए क्या माइंड का फ्रेश होना भी बड़ा ज़रूरी है? बिल्कुल सर। तो इसका एग्ज़ैक्ट समय कौन-सा हो सकता है? कब हमें डिक्टेशन लिखनी चाहिए? ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो किस टाइम पढ़ाई करता है, किस टाइम उसका रूटीन बना हुआ है, किस टाइप का। कोई रात में भी लिख सकता है, कोई मॉर्निंग में भी लिख सकता है। उसका जो रूटीन है आई थिंक उस वो देखना चाहिए हाँ, उसको। अगर हम मतलब रूटीन की बात करें तो एग्जाम यानी कि स्किल टेस्ट के 10 दिन पहले का आपका कैसा रूटीन था? किस तरह से तैयारी चल रही थी? 10 दिन पहले मैम मैंने सर के जो वीडियोज़ थे वो पहले के भी वीडियोज़ थे और सर लाइव भी लेते थे वीडियोज़। उनकी प्रैक्टिस की, उनको मैंने टाइप किया कंप्यूटर पे। यही था क्योंकि
बुक तो पहले ही ख़त्म हो गई थी मेरी, तो जितनी प्रैक्टिस की मैंने बस सर के वीडियोज़ से ही की है। मतलब बार-बार सेम उन्हीं लेक्चर्स सेम भी किए और नए भी सर डालते थे वीडियोज़, तो वो तो आपके सिलेक्शन में आरडब्ल्यूए का क्या योगदान रहा? आरडब्ल्यू से काफ़ी मैंने वीडियोज़ जो यूट्यूब पर आप लोग डालते हैं वो देखी हैं मैंने। जो कृषि की एक वीडियोज़ सर बनाते थे वो एग्रीकल्चर में, वो देखी है मैंने। काफ़ी मैं आरडब्ल्यू की वीडियोज़ यूट्यूब पर देखता रहता हूँ, तो अच्छा योगदान रहा है इसमें। अच्छा, मैं अपने बारे में तुमसे पूछना चाहता हूँ। जैसे मैं ठाकुरद्वारा पढ़ाता था, सभी लोग जानते हैं। आज लोग मुझे ये कहते हैं कि मैंने गलत किया ऑनलाइन आके। आपकी नज़र में क्या लगता है कि मैंने गलत किया ऑनलाइन आके या सही किया? सर आपने सही किया है, मुझे लगता है कि ऑनलाइन आके। जो ऑफ़लाइन में जो बच्चे नहीं आ पाते हैं, दूर-दूर से हैं या किसी गाँव में हैं, इकोनॉमिकली वीक हैं, तो उनके लिए तो ये सुअवसर जैसा है सर, कि वो घर बैठे अपने सीख सकते हैं। और ऑनलाइन में ये फ़ायदा है कि आप कितनी भी डिक्टेशन ले सकते हैं, आप कितने भी वीडियोज़ देख सकते हैं, फ़ीस भी कम होती है। अब ऑफ़लाइन में आप जाएँगे तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो 2 लाइनें बना देते हैं, उसको बोलते हैं कि इसको बना कर लाओ। तो वो बच्चे के लिए बहुत बोरिंग हो जाता है, वो चीज़ बहुत बोरिंग हो जाती है। आप रोज़ नई चीज़ें उसको सिखाइए, तो वो ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। जैसे फ़ीस की बात की आपने, तो मुझे बात याद आ गई। जब आप मुझसे उत्तर प्रदेश अपरनिजी सचिवालय बैच पढ़े थे, तो उसमें तो आपको याद होगा ₹1100 1 महीने की फ़ीस मैं आपसे लेता था। ऑनलाइन पढ़ाता था, लेकिन उसमें ₹1100 1 महीने की फ़ीस दे कर के ये सारे बच्चे पढ़े हैं। काफ़ी सारे बच्चे थे, है ना? नहीं सर, उसमें भी डिस्काउंट माँगा था आपसे। उसमें भी डिस्काउंट लिया था। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अभी भी मुझे याद है उसमें कि कई बच्चों ने ये कहा कि मेरे पापा नहीं है या मेरे पिताजी ऐसे काम करते, तो ऐसे बच्चों को भी मैंने दिया था, ऐसा भी कुछ नहीं है। और बहुत सारे बच्चों ने ₹1100 जैसे ही मैंने कही तो उन्होंने कहा सर बहुत कम है आपकी फ़ीस, हम आराम से दे रहे हैं। तो वो लोग कहीं न कहीं जॉब पे थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहीं जॉब पर नहीं थे, तो उनको फ्री में दिया था मैंने। सर ये फ़ीस नहीं, भरोसे वाली बात होती है कि हाँ, पता है कि भरोसे। यहाँ से सिलेक्शन हो हाँ, जाएगा। तो ₹1100 1 महीने की फ़ीस लेकर के मैंने इनको पढ़ाया था और लगभग अब लगा लो आप 6 महीने भी बच्चा अगर लगातार पढ़ा तो ₹6600 हमने फ़ीस उससे ली। और जब मैं आरडब्ल्यूए पर आया हूँ, तो असल में मुझे भी बड़ा एकदम से अचंभा हुआ जब सर ने ₹799 में कोर्स को दिया। तो मैं सोच रहा कि ₹799 इससे तो ज़्यादा फ़ीस मैं 1 महीने की ले लेता था और सर ने बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक का कोर्स 799 सर दे दिया। यही तो तो बात है ये रोज़गार आरडब्ल्यूए लेकर की जो के चीज़ थी ना, ये मुझे भी बहुत पसंद आई क्योंकि क्योंकि मेरा भी ग्रामीण क्षेत्र तक जो हाँ, हाँ, बच्चा हाँ, है हाँ, और वो तैयारी कर रहा है और पता है कि शायद फैमिली में उतना अर्निंग कोई नहीं है, इनकम हाँ, सोर्स हाँ, कम होता बिल्कुल। है ना? तो सर उसको ध्यान रख करके ये चीज़ें मुझे लगता है कि शायद ही ऐसे कोई बैचेज़ होंगे जो ₹1000 से ऊपर जा रहे हाँ, होंगे। बिल्कुल, बहुत हमारे कितना भी सभी बड़ा बच्चे एग्ज़ाम हो उसमें सर बहुत कम फ़ीस लगते हाँ, हैं लेते हैं और बच्चों को ये तो देखते हुए। इसका तो मैं वास्तव में अंकित सर का वास्तव में फ़ैन हूँ कि वो जो बच्चे को कम फ़ीस में जो सारा डाटा प्रोवाइड करा देते हैं ना, वो काबिले तारीफ़ है। इससे बड़ा तो कुछ ही नहीं है, ईमानदारी यही है और यही वजह है कि आरडब्ल्यूए एक-एक बच्चे तक जुड़ा हुआ है। एक-एक बच्चे तक जुड़ा हुआ और बच्चे सेलेक्ट होकर जा भी रहे हैं। बस एक प्लेटफ़ॉर्म ये स्टेनो वाला बचा हुआ था और इसमें भी सर ने जो मुझ पे भरोसा जताया है, मैं इसके लिए अपनी जी जान लगा दूँगा। हालाँकि मेरे पास आते हैं ऐसे मैसेजेज़ मैं सच बताऊँ तो जो मेरे साथ में पढ़ाते थे या मुझसे भी पहले से कोई लोग पढ़ा रहे हैं, तो उन लोगों का यही आता है कि ऑनलाइन तो हो ही नहीं सकती, ऑनलाइन तो हो ही नहीं सकती। तो मैं अगर ऑनलाइन कर पाता हूँ, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है मेरी ट्रेनिंग का, जो मैंने इसमें पढ़ाई की। क्योंकि शुरू से ही मुझे जुनून था कि मुझे इसका टीचर बनना है, वरना जॉब तो मैं भी कर सकता था, कहीं भी स्टेनोग्राफर की जॉब आराम से मिल सकती थी। लेकिन मैंने इसमें जो पढ़ाई की और वो जो मेरा जुनून था कि ऑनलाइन पढ़ाना एक दिन मुझे और आज जितने बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, किसी भी बच्चे का ये फ़ोन नहीं आता लौट सर के मेरी कि एक हमें स्टूडेंट थी जिसने मुझे आपका जो है रेफरेंस दिया था कि हमारे पहले भी स्टेनो के लिए हमने मेन चैनल पर क्लासेस होती थी। तो जो बच्चे जुड़े हुए थे उन्हीं से मैंने पूछा था कि अगर आपको लगता है कि आपके आसपास में कोई बेस्ट टीचर है, तो वो मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर वो भेजें। उस वो स्टूडेंट वहाँ की से उस शुरुआत जो है स्टूडेंट की आपसे भी कहानी मैं बातचीत बताऊँ, वो स्टूडेंट बिल्कुल हमारी मैं कहूँ तो ठाकुरद्वारा के पास की गाँव की है जी, और अगर एसएससी में उसके रिटन एग्ज़ाम में नंबर कम नहीं हुए, तो 100% वो भी एक दिन यहीं बैठी होगी सही और वो ठाकुरद्वारा के पास होने के बाद भी एक दिन भी किसी कोचिंग पे पढ़ने नहीं गई। सच बात बता रहा हूँ मैं और उसका इंटरव्यू भी एक दिन इसी तरह से मैं लूँगा, जब वो आएगी। और इस वाले में भी मैं बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू लेता, लेकिन क्या करूँ कि थोड़ी-सी स्टेनो की मेरिट इस बार हाई गई है जी। और जो आगे वाली वैकेंसी आ रही है उसमें भी थोड़ी-सी आगे जाएगी। तो आमिर जी बस मैं तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो स्टेनो की जो वैकेंसी अब अक्टूबर और नवंबर में रिटन एग्ज़ाम का पेपर है,
इसके लिए तुम अपने और भाई बहनों को क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं इतना बताऊं कि बहुत सारे बच्चों को या टीचरों को तो जब ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें ये यकीन नहीं होगा कि ऑनलाइन से आप आ गए हो। तो ये तो जी। सच है ना पक्का कि आप कहीं ऑफलाइन पढ़ने नहीं गए? क्लियर है ना? कहीं हमारे लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? ऐसा तो कभी नहीं है ना? हाँ, तुम्हारा जब उस दिन सुबह-सुबह मेरे पास फ़ोन आया कि सर मैं आ नहीं पाया हूँ उसमें और मेरी 3rd रैंक है, तो मुझे इतनी खुशी हुई जान कर के कि एक बच्चा जो मुझसे ऑनलाइन पढ़ता था और उसकी 3rd रैंक आई है। ये तो बहुत काबिले तारीफ़ है और ऑनलाइन आप पढ़े हो, ये भी बच्चों के लिए एक विश्वास जगाएगा कि हाँ, ऑनलाइन पढ़ी जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो बच्चे अब आगे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? रिटन एग्ज़ाम की तैयारी वो कैसे करें? और शॉर्ट हैंड को चूँकि उन्होंने अभी से स्टार्ट किया है, तो वो क्या करें? या जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है, लेकिन स्टेनो नहीं कर रहे हैं, तो क्या तब तक हो सकती है कि नहीं हो सकती है? पहले ये बताओ कि कैसे वो तैयारी करें? जहाँ तक रिटन की बात है सर, तो मेरा ख़्याल है कि मैथ और रीज़निंग पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करें। मैथ और रीज़निंग जितना जिसका अच्छा होगा, वो उतना ही अच्छे नंबर पाएगा और हिंदी भी इसमें एक अच्छे नंबर दिला सकती है आपको। तो मैथ, रीज़निंग और हिंदी इस पर सबसे ज़्यादा फ़ोकस करें। हाँ, अच्छा एक चीज़ इसमें और होती है जैसे पोर्शन बाई है कि 50 नंबर का ये, 50 नंबर का ये, 50 तो उसमें तो सब्जेक्ट बाई भी तो पास होना होता है, नहीं सर, ऐसा नहीं है? नहीं, मैंने सुना था कि इसमें सब्जेक्ट वाइज़ भी पास होना होता है। किसी सब्जेक्ट में अगर कम नंबर रह गए तो वो 33% से कम है तो आप फेल हो नहीं, सकते हो। सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी ना? इसका मुझे पता नहीं है। हाँ, टॉपर्स को सर नहीं पता होता है। जब बच्चा तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहा है, तो वो उसके दिमाग में चल रहा है। हाँ, ये यूपीएसआई में तो है ये चीज़। हाँ। यूपीएसआई जो अभी पेपर मैं देकर आया हूँ, उसमें ये चीज़ है। इस वाले में भी ऐसा ही है। हाँ, इसमें इस भी वाले में होगा। भी ऐसा है, बहुत सारे बच्चे क्योंकि हमसे शॉर्ट हैंड से जुड़े होते हैं, तो ऐसे बच्चों के कई के फ़ोन आए जिनके ओवरऑल मार्क्स ज़्यादा थे, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में उनके मार्क्स कम रह गए थे और वो फेल हो गए थे। ये पहले बार से ही है। इस बार ही नहीं, ये पहले बार से ही जब सबसे पहले वैकेंसी तो उसके लिए सर लूसेंट पढ़ना पड़ेगा आपको। लूसेंट जीएस के लिए लूसेंट पढ़ना ही पड़ेगा और उतने हार्ड क्वेश्चंस आते नहीं हैं यूपी पुलिस में, काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन आते हैं, तो लूसेंट से काम हो जाता है। जो बच्चे शुरू से शॉर्ट हैंड पढ़ रहे हैं, बिल्कुल शुरू से चाह रहे हैं, जैसे आपकी वीडियो देख रहे हैं, वो सोचेगा यार स्टेनो में मेरिट कम जाती है और जाती ही कम है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, बिल्कुल सच बात है। अब से शॉर्ट हैंड पढ़ना शुरू करें तो क्या अक्टूबर-नवंबर तक हो सकती है? वैसे तो अक्टूबर-नवंबर में रिटन का एग्ज़ाम है, शॉर्ट हैंड तो अगले साल ही जाके होनी है। तो क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। जिसका अगर रिटेन अच्छा है, तो उसको तो ज़रूर करना चाहिए, उसको ज़रूर करना चाहिए। ज़रूर करना चाहिए। जिसका रिटेन अगर अच्छा है और वो उसमें विश्वास है कि मैं रिटेन निकाल ही लूँगा, तो उसको स्टेनो करना चाहिए। स्टेनो अभी तो काफ़ी टाइम है, जनवरी-फरवरी में स्टेनो एग्ज़ाम होने की तो काफ़ी टाइम है अभी तो और इतना टाइम पर्याप्त है। इतना टाइम तो पर्याप्त है स्टेनो सीखने के लिए और ऑनलाइन में मेरे ख़्याल से ऑनलाइन जो सीखेगा, उसको ज़्यादा फ़ायदा ये तो आपने हमारे मन की बात कह दी। यही मैं कहना चाहता था कि आप अगर ऑफ़लाइन कहीं जाके सीख रहे हो, किसी टीचर के पास सीख रहे हो, तो वो आपको बेसिक पढ़ाने में भी कई महीने ले लेगा। बेसिक सर मैं बताऊँ कि बेसिक पढ़ाने में 3 से 4 महीने ले लेते हैं 4 महीने ले लेते और मैंने 5 महीने के अंदर लगभग अनसीन पैसेज लिखना स्टार्ट कर दिया था। हैं। क्या बात जी, जी। वो तो उसमें तो ये भी रहा कि मैंने जब आपको ऑनलाइन पढ़ाया था तो उसमें बेसिक को पढ़ाया ही एकदम से शॉर्ट में एकदम से पढ़ा करके और सीधे डिक्टेशन पे आपको ले आया था क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश अपर निजी सचिव की जो वैकेंसी आई थी उसका पेपर लगभग ऐसा लग रहा था अब हो जाएगा लेकिन वो फिर टल गया था, काफ़ी टला था वो भी। उसका पेपर जनवरी रिटन पेपर उसका जनवरी में हो गया था, लेकिन स्टेनो का पेपर काफ़ी लेट हुआ था, जो जिसका फ़ायदा मुझे मिला। तो अभी यूपीएसआई जॉब मिल चुकी है। अभी क्या लगता है अभी आगे और एग्ज़ाम्स भी देने हैं? किसी और एग्ज़ाम की तैयारी में भी लगे हैं आप? जो मैम एग्ज़ाम था वो तो एपीएस ही था जो जिसके लिए अच्छे से तैयारी की थी, वो तो एग्ज़ाम अभी उसका रिज़ल्ट नहीं आया। वेट कर रहे हैं मैम रिज़ल्ट कैसा रहता है, क्या रहता है, फिर उसके बाद डिसाइड अभी जो पीएस की वैकेंसी आई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंग्लिश की भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। मतलब कहा जाए कि जुनून अभी भी सवार है पद को अभी ऊपर जाने का। अभी हिंदी शॉर्ट हैंड चल रहा था, अब इंग्लिश वाले शॉर्ट हैंड में भी वैकेंसी आई जिस दिन से तो उस दिन से उसमें 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए। वर्ड्स पर मिनट की चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपकी रैंक 3 आई है और शॉर्ट हैंड भी बढ़िया से निकल गया है। एक बार जुनून एक बार सवार हो जाए तो फिर इंसान क्या ही नहीं कर सकता। हाँ, नसीब को आजमाना चाहिए अपने, मेहनत तो है ही ऑब्वियसली। अच्छा आप कह रहे हो कि मैं पीएस वाली तैयारी कर रहा हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट की। आपने सीखी हुई है पहले हिंदी शॉर्ट हैंड, तो हिंदी शॉर्ट हैंड में और अंग्रेजी शॉर्ट हैंड में कितना अंतर है? क्या कोई बाधा आ रही है या सेम टू सेम सही? जैसे वहाँ पा बनता है या वैसे यहाँ पी बनता है, जैसे वहाँ बा बनता है वैसे यहाँ बी बनता है,
सेम है, ना बनता है वो ना एन वैसा ही नीचे गोलाकार बनता है इस टाइप से, एम भी वैसे ही है, माँ भी वैसे ही है, तो काफ़ी सिमिलरिटी है इसमें। हाँ, मतलब मैं कहूँ तो 80% सेम है, सेम टू सेम है उसमें। 80%। हाँ, सेम टू सेम ही है, क्योंकि बस उसको हिंदी में लिख दो या अंग्रेजी में लिख दो, बात। केवल सब चिन्ह आपको याद करें, यहाँ ग्रामोलॉक्स बोलते हैं, वहाँ सब चिन्ह बोलते हैं, इतना डिफरेंस है। इतना जो different। बच्चे अभी यूपीएसआई स्टेनो की या एसएससी स्टेनो की तैयारी में जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए क्या संदेश है? प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना स्टेनो अच्छा होगा, और डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस होनी है, रूटीन में बना लीजिए आप इसको कि आपको डेली लिखना ही लिखना है। आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, एक दिन कहीं बाहर हैं, तो 5 मिनट आप निकाल के लिख लीजिए, और बस नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, अगले दिन पढ़ लीजिए उसको। तो लिखना ज़रूर है, लेकिन कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखें। मेंटेन रहनी चाहिए। तो चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे तो बड़ी वास्तव में बहुत खुशी हुई कि एक ऑनलाइन पढ़ने वाला बच्चा और मुझसे पढ़ने वाला बच्चा सेलेक्ट होकर के यहाँ तीसरी रैंक तक पहुँचा है। इसके लिए तो तहे दिल से मुबारकबाद आपको, और ईश्वर करे कि आप और भी ऊपर जाएं। मैं तो चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश अपर निजी सचिव में भी आपका सिलेक्शन हो, और उससे पहले पीएस वाले में हो जाए, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं फिर कभी। धन्यवाद। नमस्कार।